हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परमार एसएससी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर के लिए पीसी बैच, जो कि कल आपको ओरिएंटेशन सेशन में बताया जा चुका था कि आज से जो है हमारी क्लासेस विधिवत शुरू होने वाली हैं। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे क्लास के साथ। जल्दी से एक बार कंफर्म करेंगे सारी चीजें प्रॉपर हैं कि नहीं। ओके, ऑल सब कुछ ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पहली क्लास है जिसमें हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो क्लास के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। किस तरीके से सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। क्लास के साथ सभी लोग लाइव जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर के सिलेबस की, तो मैं आपको उस क्लास में भी बता चुका था। एक थोड़ी सी नजर हम लोग यहाँ भी डालेंगे। कंप्यूटर में 4 यूनिट दे रखी हैं: कंप्यूटर बेसिक्स, सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद प्रिंटर एंड ईमेल्स, बेसिक्स एंड नेटवर्किंग। ठीक है ना। इन 4 यूनिट्स के साथ हम लोग पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे। खत्म करने के बाद आपका अच्छे तरीके से आई होप कि एग्जाम्स में आपका अच्छा स्कोर होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर बेसिक्स में हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में। ठीक है। ऑडियो क्लियर नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, ठीक है ना। बाकी चीजें बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे कंप्यूटर की क्लास का, पहली क्लास रहेगी। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो प्रश्न उठता है कि कंप्यूटर एक्चुअली है क्या। कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स इंफॉर्मेशन एंड मैनिपुलेट्स इट फॉर सम रिजल्ट बेस्ड ऑन अ प्रोग्राम और सीक्वेंस। बेसिकली जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर को किस हिसाब से डिजाइन किया गया। ये एक ऐसी मशीन जो हमारी सारी कैलकुलेटिंग्स को, चाहे हम कैलकुलेशन करना चाहें, ठीक है, दिए हुए इनपुट पर आउटपुट लेना चाहें, ठीक है ना, तो ऐसी डिवाइसेस को हमने देखा कि कंप्यूटर है। ठीक है ना। इट कैन परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, सारे तरीके के मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को अच्छे तरीके से करने में सक्षम होता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिया हुआ है, आप आसानी से देख पाएंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें, ठीक है ना, अगर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
कंप्यूटर की तो इसमें हमें सबसे पहला पॉइंट मिलता है स्पीड के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहली बात मिलती है हमें इसकी स्पीड। स्पीड जो है कंप्यूटर प्रोसेसर की जो स्पीड मिलेगी वो आप किसमें मेजर करोगे? गीगा हर्ट्ज में मेजर करोगे, ठीक है। किसमें मेजर करोगे? गीगा हर्ट्ज। अब इस कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड से मतलब क्या है? मतलब यानी कि जो बिलियंस, अगर हम गीगा हर्ट्ज की बात करें तो बिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकेंड जब ये करने में सक्षम होता है, दैट वन इज, वो किसको मेजर करता है? वो इसकी स्पीड के बारे में बताता है, ठीक है ना। भाई हम अगर हम फिर जब कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड हम जान गए तो वही बेसिकली किसकी स्पीड हो जाती है? कंप्यूटर की मेजर किसमें मेजर करता है? दैट वन इज, या तो आप कह लो गीगाहर्ट्ज, ठीक है ना। अगर इसकी और छोटी यूनिट कहो तो हर्ट्ज, और इससे बड़ी कहो तो फिर मेगाहर्ट्ज, ठीक है। गीगा में क्या होता है? बिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड होता है, और मेगा में आपको क्या होता है? मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकेंड, ठीक है ना। मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकेंड इसकी बात होती है, ठीक है ना। थोड़ी सी इको आपको आ रही होगी, ठीक है। थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, चीजें बहुत ही जल्दी रिजॉल्व करने की मैं कोशिश भी करूंगा। एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट टाइम टू टेकिंग क्लास लाइक दिस। इससे पहले क्लासेस सारी डिजिटल बोर्ड पे हुआ करती थी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। बाकी मैं ये आपसे वादा करता हूं आपको बहुत अच्छी और अच्छे से अच्छी क्लास देने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलिए भाई आगे देखते हैं। दूसरी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी एक्यूरेसी, ठीक है ना। जो भी आप कमांड देते हो कंप्यूटर को, ठीक है ना, ये बिना किसी गलती के पूरा प्रोसेस करके देता है। इट मींस इसकी जो एक्यूरेसी है वो भी बहुत ही बढ़िया है। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, ठीक है, ये मैं पॉइंट इसलिए बता रहा हूं आपको कि इनसे बेस्ड आपसे एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन होंगे लास्ट में, हम उनको भी करेंगे। तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है स्टोरेज कैपेसिटी। इट मींस जो भी आपने डेटा को इनपुट किया था, कंप्यूटर ने प्रोसेस क्या करता है, उसके बाद में आपको आउटपुट देता है। फिर अपने पास स्टोर करने की उसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। चौथे नंबर की बात करें, रिलायबिलिटी, दैट वन इज विश्वसनीयता। अगर आपने कहा कि कंप्यूटर 2 और 2 जोड़ो तो आपको 4 ही मिलेगा, आपको 6 नहीं मिलेगा। ये इसकी रिलायबिलिटी है। आप इस पर आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, ये इसकी मीनिंग हुआ, ठीक है ना। आगे बात करते हैं वर्सटैलिटी, मीन्स विविधता। कंप्यूटर जो है तमाम सारे फील्ड में काम करने में सक्षम है, ठीक है ना। तमाम सारे एप्लीकेशंस पर आप अच्छे से काम कर पाते हो, ठीक है ना। चाहे कोई भी एप्लीकेशन, आप अलग अलग एप्लीकेशन पर अच्छे से काम करते हो, ठीक है ना। तो चाहे अलग अलग एप्लीकेशन पर काम करना हो, चाहे गेमिंग हो, तमाम तरीके के काम आप अलग अलग ढंग से
कर पाते हो, दैट वन इज, ये भी एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अगली बात करें, इंटेलिजेंस मीन्स लगन, स्फूर्ति, यानी कि ऐसा नहीं है कंप्यूटर के साथ कि उसने 12 घंटे काम आपने सिस्टम पर किया तो सिस्टम उसके बाद कह दे नहीं अब हमें काम नहीं करना है, तो ऐसा उसके साथ नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यूअसली 24 आवर्स, ठीक है, 24/7 अपना लगातार काम करता रहता है, ठीक है। आगे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फास्ट रिट्रीवल, यानी कि जो भी आपने इनपुट दिया है, ठीक है ना, जो भी आपने इनपुट दिया है बहुत ही तेजी के साथ वो उसका आउटपुट देने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से समराइज करेंगे, पहली कैरेक्टरिस्टिक उसकी स्पीड के बारे में, दूसरा एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, रिलायबिलिटी, ठीक है ना, वर्सेटिलिटी, इंटेलिजेंस, फास्ट रिट्रीवल, ये सारी चीजें जो है वो आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में जानना है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। कंप्यूटर जो है थोड़ा सा जान लेंगे, बाकी इसका जो डिटेल्ड क्लास होगा वो आगे जब हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सबसे पहले क्या करता है, ठीक है ना, सबसे पहले कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले कंप्यूटर आप जो भी इनपुट दोगे, बात समझ में आई, आप जो भी इनपुट दोगे वो कंप्यूटर अपने अंदर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, ठीक है ना। तो इनपुट जो है वो पहली स्टेप हो गई, प्रोसेस जो है वो दूसरी स्टेप हो गई, ठीक है ना। जब दिया हुआ डेटा कंप्यूटर अपने अंदर प्रोसेस करता है, वही प्रोसेस करके ही तो आउटपुट आपको दिखाएगा, आउटपुट आपको दिखा दिया, दिखाने के बाद ये अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है इंफॉर्मेशन को, फर्दर अगर आप चाहो तो उसको देखने के लिए, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, कि कहां कहां पर कंप्यूटर का यूज होने लगा, ये देखिए चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको, ये चीजें आप देख पा रहे हो, तो भले ही आपसे कम पूछी जाए एग्जाम्स में, लेकिन एक भूमिका बनानी पड़ती है, एक बेसिक से स्टार्ट करना होता है, इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अगर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें, एजुकेशन हो गया, मेडिसिन हो गया, बिजनेस के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक है ना, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, वेदर फॉरकास्टिंग हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया, डिफेंस हो गया, रिसर्च हो गया, इन तमाम फील्ड में कंप्यूटर का यूज बहुत ही अच्छे तरीके से आजकल हो रहा है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कैसे कैसे
इसका निर्माण हुआ, कैसे कैसे इसका विकास हुआ, तो उन सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, जब सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस का जो निर्माण हुआ, जरूरत पड़ी चीजों को जोड़ने की, घटाने की, चीजों की गणना करने की, ठीक है, तब इसका निर्माण हुआ। तो सबसे पहली जो डिवाइस बनी थी, दैट वन इज अबाकस, ठीक है ना। ये पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो चाइनीज ने बना के तैयार की थी 1600 सेंचुरी के आसपास। इसमें आप देख पा रहे होंगे यहां पर ये फ्रेम में कुछ बॉल्स लगी रहती हैं जिसको जोड़ने और घटाने में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगला डिवाइस जो बन के आया था, दैट वन इज नेपियर्स बोन्स। कौन सी डिवाइस बन के आई थी? नेपियर्स बोन्स बन के आई। तो इसको किसने डिस्कवर किया था? जॉन नेपियर ने। आप सिर्फ इन्हीं बातों को ध्यान रखना है, किस डिवाइस को किसने डिस्कवर किया। जॉन नेपियर ने इसको 1617 में बना के तैयार किया। इसमें क्या होता है, बोन्स का इस्तेमाल किया गया था चीजों को जोड़ने के लिए। आगे बात करते हैं, जो तीसरी हमारी डिवाइस बनी, थोड़ा सा और फर्दर इस पर डिस्कवरी हुई और चीजें इंप्रूव्ड हुई। तो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बन के आया जो मैकेनिकली काम कर रहा था, जिसका नाम था पास्कलिन, जिसको 1642 में बना के तैयार किया गया था, ठीक है। और ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये ब्लेज पास्कल के द्वारा तैयार किया गया, ठीक है। आपको अभी सिर्फ इन सारी चीजों के नाम, कब किसने किसको दिया, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है, इसको लेके आपको बस ध्यान देना है, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंस इंजन। थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट हुआ, उसके बाद में डिफरेंस इंजन का निर्माण हुआ जो 1822 में बन के तैयार हुआ, ठीक है। डिफरेंस इंजन को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान रहा चार्ल्स बेबेज का, ठीक है ना। किसका? चार्ल्स बेबेज का। इसमें मैकेनिकली चीजों को इस्तेमाल किया गया, चीजों को जोड़ने के लिए, ठीक है। जैसे जैसा कि यहाँ पर आप रिंग्स वगैरह ये देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। इन्हीं रिंग्स में नंबर्स को लिखा गया और मैकेनिकली चीजों को जोड़ने घटाने में इस्तेमाल किया गया। तो ये किसने बना के तैयार किया? चार्ल्स बेबेज ने तैयार किया। उसके बाद थोड़ा सा और चीजों में इंप्रूवमेंट हुआ, तो अगला बन के आया एनालिटिकल इंजन, ठीक है ना। एनालिटिकल इंजन 1842 में बन के तैयार हुआ, जिसको किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये भी एक तरीके से क्या था, मैकेनिकली कैलकुलेटिंग डिवाइस रही। अब यहीं से कहीं ना कहीं कंप्यूटर के ज्यादा से ज्यादा विकास में आपको एक
पहचान मिली जहां से चीजों को, कंप्यूटर को अच्छे से बनाने में सीखा। अगले हम बात करेंगे फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब जब इतनी चीजें यहां तक निर्माण हो चुका था, तो जो सबसे पहली जो इलेक्ट्रॉनिक, अभी तक तो चीजें जो हो रही थी मैकेनिकली हो रही थी, अब जो सबसे पहला जो बना वो कौन सा बना? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना, दैट वन इज ENIAC, INIAC, ENIAC, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। ये जो है सबसे पहला फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनकर तैयार हुआ, और यहीं से स्टार्ट हुई एक जर्नी कंप्यूटर को बहुत अच्छे से बेहतरीन बनाने की। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, कुछ इस तरीके से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनकर तैयार हुआ था, जिसको बना के तैयार किया था जे प्रेस्पर एकार्ट एंड जॉन मॉकले ने। ठीक है ना। अगली बात करते हैं, जब इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो गया, उसके बाद चीजें और अच्छे से डेवलप हुई, उसके बाद बनकर तैयार हुआ EDBAC, दैट वन इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेशन एंड कंप्यूटर। ये एक पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनकर तैयार हुआ जहां पर सूचनाओं को ऑटोमेटिकली, जहां पर सूचनाओं को ऑटोमेटिकली जोड़ा, घटाया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया जा सकता था, और इसकी ऑटोमेटिक चेकिंग भी हो सकती थी। मीन्स कहां पर कोई भी सूचना कहीं गलत तो नहीं है, ऑटोमेटिक चेकिंग भी हो सकती थी। ठीक है, इतना निर्माण यहां पर हो चुका था। इसके बाद में एक और निर्माण हुआ, थोड़ा सा और इसमें इंप्रूवमेंट हुआ, और चीजों को जोड़ा गया, और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो वहां पर बना यूनिबैक, मींस यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो एक कमर्शियल यूज के लिए लॉन्च किया गया। तो हम कह सकते हैं दिस वन इज फर्स्ट कंप्यूटर यूज्ड एज अ कॉमर्शियल पर्पस। क्लियर है? तो यहां तक आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। इट वाज डिजाइन्ड प्रिंसिपली बाय जे प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन, जिन्होंने ENIAC बना के तैयार किया था, उन्होंने ही, उनकी टीम ने ही पूरा इस पर रिसर्च करके चीजों को जोड़ के यूनिबैक तैयार किया। दैट वन इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। अब यहां से देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका एक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है इस वाले सेक्शन से। ठीक है ना। अभी तक क्या मैंने आपको बताया, थोड़ी सी भूमिका बनानी पड़ती है चीजों को बताने के लिए। अब यहां से आपको
एक ना एक क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, दैट वन इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखते हैं कैसे कैसे कंप्यूटर में जनरेशन का निर्माण हुआ। जिस तरीके से हम लोगों में जनरेशन है, पहले बाबा थे, पिताजी, फिर हम आ गए, तो इसी तरीके से कंप्यूटर में जिस तरीके से अपडेट टेक्नोलॉजी को एड ऑन करते गए तो चीजें बदलती गई। कैसे बदली देखते हैं। अगर पहली जनरेशन की हम बात करें, अगर हम पहले जनरेशन की बात करें तो इसको 1942 से लेकर 1955 तक के बीच में इसको बनाया गया। ठीक है। हार्डवेयर के, अब क्वेश्चन आपसे कहां से पूछा जाएगा, पहली जनरेशन में एज अ हार्डवेयर किसको यूज किया गया, आप कहेंगे वैक्यूम ट्यूब्स को। क्लियर। अगर हम मेमोरी की बात करें, कि मेमोरी को किस तरीके से यूज किया गया पहली जनरेशन में, तो मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल किया गया। तो यहां से दो चीजें जानने वाली हो गई कि वैक्यूम ट्यूब्स को आपको किस जनरेशन में यूज किया, आप कहेंगे फर्स्ट जनरेशन। अगर मैग्नेटिक ड्रम्स का किस में इस्तेमाल हुआ तो आप कहेंगे फर्स्ट जनरेशन में। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो मशीन लैंग्वेज उस समय काम करती थी। ठीक है ना। और अगर एग्जांपल पूछें कौन कौन सी कंप्यूटर काम करते थे, जैसे इनियक हो गया, ईडीसेक था, ईडीबैक हो गया, यूनिबैक हो गया, ये सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं जो मशीन लैंग्वेज पे काम करते थे, जिसमें एज ए हार्डवेयर के तौर पर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया और मेमोरी यानी कि डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल किया गया। इतनी बातें यहां पर क्लियर हो गई होंगी। अगर हम दूसरी जनरेशन की बात करें तो इसका टाइम ड्यूरेशन आपको याद नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें याद रखनी है कि इसमें हार्डवेयर कौन सा यूज हुआ था और मेमोरी के लिए चीजें क्या यूज हुई। तो अगर हम सेकेंड जनरेशन of बात करें तो ट्रांजिस्टर का यूज जो है वो सेकेंड जनरेशन में हुआ। इसमें हुआ सेकेंड जनरेशन में हुआ। वहीं अगर मेमोरी की हम बात करें तो मैग्नेटिक टेप्स और कोर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा एज अ डेटा स्टोरेज, यानी कि मेमोरी के तौर पर सेकेंड जनरेशन में इसको इस्तेमाल किया गया। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो असेंबली लैंग्वेज हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रॉन एंड कोबोल, ये सारी चीजें जो हैं वो इस सेकेंड जनरेशन में आ चुकी थी। क्लियर। थोड़ा सा कमेंट देख लेते हैं आप लोगों के। सर ये सब नोट्स ऐप में मिल जाएगा, बिल्कुल सारे नोट्स जो हैं वो आपको ऐप में मिल जाएंगे। क्लियर है। लैंग्वेज पूछता है सर, बिल्कुल पूछता है, लैंग्वेज भी पूछता है और इस वाले सेक्शन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो जरूर पूछता है। ठीक है। अभी आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। नोट्स जो है बिल्कुल परमार अकेडमी ऐप एप्लीकेशन है, पीसी बैच है, उसके अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। अगला बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने क्या यूज करना स्टार्ट कर दिया, इंटीग्रेटेड चिप्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी कि आईसी, जिसको हम बोलते हैं, आप आईसी बोलते हो, ठीक है ना। आईसी, इंटीग्रेटेड चिप्स एज अ हार्डवेयर हम लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम मेमोरी की बात करें तो रैम और डिस्क
हार्ड डिस्क हो गया, इन चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कब? मेमोरी के तौर पर जब हमारी थर्ड जनरेशन स्टार्ट हुई। वहीं लैंग्वेज में हमने क्या क्या देखा? सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, एसक्यूएल है। अभी हम लास्ट में सारी लैंग्वेज को एक साथ आपको बताएंगे कि कब कौन सी लैंग्वेज किसने दी। नोट्स टेलीग्राम पर मिलेगा क्या? बिल्कुल, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सर ओ लेवल की क्लास भी कंप्लीट हो जाएगा? ओ लेवल देखो अलग फील्ड है, ठीक है, हम यहाँ पर ओ लेवल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये जो क्लास है आपको सीजीएल सीजीएल के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगले बात करेंगे फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन में हार्डवेयर के तौर पर एलएसआई और वीएलएसआई। एलएसआई का मतलब हो गया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपकी हार्डवेयर थी उन सारी चीजों को और छोटा करके उनको इनबिल्ट करने की कोशिश की गई ताकि डेटा आसानी से प्रोसेस किया जा सके। बात समझ में आ रही है? वहीं अगर हम मेमोरी की बात करें, सारी मेमोरी चाहे रैम हो, रोम हो, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का यहाँ पर भी ऐड हो गया था। तो फोर्थ जनरेशन में ये सारी चीजें होने लगी। लैंग्वेज की बात करें तो एसक्यूएल और ओरेकल जो हैं फोर्थ जनरेशन में लैंग्वेज का इनका विकास हो चुका था, ठीक है। बिल्कुल वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मयंक पाल सही है। आगे बढ़ेंगे फिफ्थ जनरेशन, जो कि हम लोग अभी जी रहे हैं, ठीक है। जो ये प्रेजेंट में जो जनरेशन चल रही है, दैट वन इज फिफ्थ जनरेशन। हार्डवेयर यूएलएसआई यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चीफ डेवलपमेंट इसमें क्या हुआ? एआई का इस्तेमाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एआई का इस्तेमाल किस लैंग्वेज में हुआ, तो आप कहेंगे फिफ्थ जनरेशन में हुआ, ठीक है। रोबोटिक्स हो गया, नैनो साइंस हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर ये भी किसमें यूज हुआ? फिफ्थ जनरेशन में यूज होने लगा। चलिए भाई आगे देखते हैं। तो अभी हमने यहां पर एक बार हम इसको समराइज करेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो अगर हम पहले जनरेशन की बात करें तो पहली जनरेशन में आपको हार्डवेयर और मेमोरी, तो हार्डवेयर के तौर पर वैक्यूम ट्यूब्स, मेमोरी के तौर पर मैग्नेटिक ड्रम्स। वहीं सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स और मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल किया गया। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप्स, रैम और डिस्क का इस्तेमाल किया गया। फोर्थ में आपका एलएसआई, वीएलएसआई और सारी की सारी जितनी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल किया गया। अब हम आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। हमने यहां तक ये पढ़ा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, कंप्यूटर को
किस जनरेशन के आधार पर कैसे कैसे चीजें का डेवलपमेंट हुआ, उसकी हिस्ट्री जानी। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर को कैसे क्लासिफिकेशन किया गया, किस किस पॉइंट्स के आधार पर क्लासिफाई किया गया। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं बेस्ड ऑन द यूज ऑफ हार्डवेयर। हमने जिस जिस तरह के हार्डवेयर का इस्तेमाल किया उसके आधार पर क्लासिफिकेशन हो सकता है। वहीं मेथडोलॉजी यानी कि जो कंप्यूटर किस किस तरह के मेथड का इस्तेमाल कर रहा है उसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। बेस्ड ऑन साइज एंड वर्क परफॉर्मेंस, उस कंप्यूटर का साइज क्या है, उसकी वर्क क्राइटेरिया क्या है, उसके आधार पर भी कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। दूसरा, बेस्ड ऑन द यूज ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर के आधार पर जो अभी हमने जनरेशन पढ़ी थी उन्हीं का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है ऑन द बेस्ड ऑफ हार्डवेयर। तो फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द यूज ऑफ हार्डवेयर। जैसा कि मैंने बताया, वैक्यूम ट्यूब्स, मैग्नेटिक ड्रम्स, आईसीज, ठीक है, इनका सबका यूज किया गया तो हम इसको क्लासिफाई एक तरीके से कर सकते हैं। वहीं बेस्ड ऑन मेथोडोलॉजी, मेथड के आधार पर, दैट वन इज एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो अभी हम जानेंगे क्या एनालॉग, क्या डिजिटल, क्या हाइब्रिड। सबसे पहले जान लेते हैं इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। वहीं अगर हम तीसरे पार्ट की बात करें, साइज और वर्क परफॉर्मेंस के आधार पर, तो यही सेक्शन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जरूर बताता चलूंगा कि किस किस सेक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। वहीं पहले बात करें तो सबसे पहला है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, चीजें धीरे धीरे बेहतर होंगी, आप यकीन कीजिए। थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा, बाकी साथ साथ मिलकर गाड़ी तो खींची जाएगी। प्लीज सर, आपकी लैंग्वेज में सुनने में मौज हो जाती है। आप वही क्लास में अच्छा ये परमार सर, चलो ठीक है। तो तीसरा हमने देखा साइज और वर्ग के आधार पर किस तरीके से कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन हुआ। मेन फ्रेम, इस सेक्शन से पिछली साल सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको यहां पर जोर देने की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं एनालॉग कंप्यूटर्स की, तो सबसे पहले जो एनालॉग मशीन जो थी वो सबसे पहले लॉर्ड केल्विन ने इंट्रोड्यूस की थी, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। वहीं एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, जब किसी न्यूमेरिकल डेटा को, मैं एनालॉग कंप्यूटर की बात कर रहा हूं, जब किसी न्यूमेरिकल डेटा को किसी दूसरे फिजिकल तरीके से कैलकुलेट करने की बात हो, जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड है, मैं सुई की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो उसमें निडल लगी होती है। अब यहां पर नंबर मेंशन है, क्या ये नंबर कुछ चेंजमेंट होते हैं? नहीं होते हैं, लेकिन ये जो निडल है ये आपकी आगे पीछे होकर ये बताती है कि इस टाइम पर आपकी स्पीड क्या है, यानी कि किसी न किसी फिजिकल तरीके से न्यूमेरिकल डेटा
को कैलकुलेट करना, दैट वन इज एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, अब जैसे मान लो हॉस्पिटल्स में जो आप देखते हो जो ये पल्स रेट वाला चलता है, ठीक है, ये भी इस तरीके से क्या है, एक एनालॉग कंप्यूटर है। तो एनालॉग कंप्यूटर इज ए न्यूमेरिकल डेटा रिप्रेजेंटेड बाय मेजरेबल फिजिकल वेरिएबल्स सच एज इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब मेजर करने के लिए जो भी डिवाइसेस यूज हुआ, एनालॉग कंप्यूटर। अगली बात करें, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके एनालॉग कंप्यूटर के। आगे बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर क्या है, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा जानना है, बहुत डिटेल में इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जहां जहां से एसएससी ने पूछा जाएगा, जैसे जैसे हम लोग कंप्यूटर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको मजा आता जाएगा, यकीन मानिएगा। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो ये कैसे कंप्यूटर्स होते हैं जहां पर कैलकुलेशन यानी कि डेटा को मेजरमेंट करने के लिए बाइनरी नंबर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। बाइनरी नंबर में वो भी कौन, 0 एंड 1। 0 और 1 का जब हम यूज करने लगे तो ये कंप्यूटर कहलाए डिजिटल कंप्यूटर। बात समझ में आ रही है? डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस कंप्यूटर में बाइनरी जो लैंग्वेज है, बाइनरी सिस्टम यूज होने लगा, तो अब आप कहेंगे डिजिटल कंप्यूटर्स में। इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, डिजिटल कंप्यूटर्स में बाइनरी सिस्टम का यूज किया गया। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो भी अब किसी बाइक में क्या हुआ, उन्होंने डिजिटल मीटर लगा दिया, तो भाई फिर क्या हो गया, ये मशीन भी एक तरीके से, जो ये आप देख पा रहे हो, ये भी एक तरीके क्या है, कंप्यूटर ही है। छोटी से छोटी चीज जो कुछ ना कुछ कैलकुलेट करने का काम कर रही है, वो आपका एक कंप्यूटर का ही पार्ट है। वहीं अगर हम बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या हुआ, जहां पर दोनों का मिक्सचर हो गया, जहां पर दोनों का मिक्सचर हो गया, एनालॉग प्लस डिजिटल। मतलब कुछ एनालॉग को भी यूज कर लिया, कुछ डिजिटल को भी यूज कर लिया, तो आपका बन गया एक हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, आगे बात करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपका सिस्टम है, या ये वाला सिस्टम हो गया। बाइक पर मीटर देखो, एक तो इस फॉर्म में भी है, और एक आप देख पा रहे हो टेम्परेचर है या कुछ भी है, वो डिजिटल में लिख के आता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो सिस्टम हुआ आपका एक हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम हो गया। डिजिटल कंप्यूटर की अगर बात करें तो इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, चीजों को जल्दी जल्दी से समझना है। माइक्रो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो अब यहां से देखो, यही वाला सेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इन चारों को आप समझ लेना अच्छे से। बाकी
क्वेश्चन जो है वो आपको आराम से बन जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो इसको सबसे पहले आप जानते हो ये पर्सनल कंप्यूटर की तरह यूज किया जाने लगा। क्या सिंगल यूजर था, पर्सनल अगर कंप्यूटर है तो वो सिंगल यूजर है। इट इज अ जनरल पर्पस कंप्यूटर दैट इज डिजाइन फॉर द इंडिविजुअल यूज। इंडिविजुअल यूज के लिए इसको डिजाइन किया गया। अब यहां पर क्या होगा, आपका माइक्रो प्रोसेसर होगा, एक सीपीयू यूनिट होगी, मेमोरी होगा, स्टोरेज होगा, इनपुट और इनपुट आउटपुट यूनिट होंगी। तो ये सारी चीजें जब किसी कंप्यूटर में इनबिल्ट की गई दैट वन इज पर्सनल कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल लैपटॉप और डेस्कटॉप जो हैं वो आपके किसके तरह काम करते हैं, एज अ माइक्रो कंप्यूटर काम कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अब देखो, अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2023 मेंस में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नोटबुक को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि नोटबुक को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको उस क्लास में बताया भी था कि भाई नोटबुक को आप किस तरीके से खोलते हो, जैसे आप अपनी नोटबुक खोलते हो उसी तरीके से तो लैपटॉप खुलता है। बात समझ में आ रही? जैसा कि आप ये देख पा रहे होगे, ठीक है, ये जो है ये क्या है, लैपटॉप है। किसकी तरह खुलता है? नोटबुक की तरह खुलता है। तो माइक्रो कंप्यूटर में आपका पर्सनल कंप्यूटर आ जाएगा, वर्क स्टेशन आ जाएगा, नेटबुक आ जाएगा, टैबलेट कंप्यूटर है, पाम टॉप है, पीडीए है, यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है, स्मार्टफोन हो गया। इसको मैं लिख देता हूं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। बात समझ गए? ये सारे के सारे जो हैं वो किसके पार्ट हैं? माइक्रो कंप्यूटर के पार्ट हो गए। ठीक है, अब ये देख रहे हो, ये हो गया आपका पीडीए, ये आपका पॉम टॉप हो गया, ये आपका वर्क स्टेशन हो गया, ये आपका नेटबुक हो गया। ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं? माइक्रो कंप्यूटर के। अगला चलेंगे, मिनी कंप्यूटर क्या है? जब हम मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये थोड़े से पावरफुल होते हैं माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा में। माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा में ये थोड़े से पावरफुल होते हैं। पहला स्टेटमेंट ये आपको जानना है। मल्टी यूजर होते हैं, ठीक है, जो हाईलाइटेड है बस उसी को आपको फोकस करना है। यानी कि जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते थे वो पर्सनल यूज के लिए थे, सिंगल यूजर थे। ये मल्टी यूजर है, एक साथ कई यूजर इस पे काम कर सकते हैं। अब मल्टी यूजर होंगे तो इसकी बेसिकली क्या है, मेमोरी बढ़ानी पड़ेगी, इसकी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, इसका स्टोरेज भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षाकृत इसमें ज्यादा होती हैं। कहां कहां यूज कर सकते हैं? जैसे फैक्ट्रीज हो गया, ठीक है, बड़ी बड़ी चीजों को कंट्रोल करने के लिए कम्युनिकेशन पोर्टल्स हो गए, तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, मिनी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं।
वहीं अगर दूसरा देखें मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में, अब ये मिनी कंप्यूटर से थोड़ा सा हाई होगा, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो माइक्रो और मिनी से थोड़ा सा डिफरेंट है। किस मामले में? मेमोरी के मामले में, स्पीड के मामले में, और इस पर थाउजेंड्स ऑफ यूजर इस पे वर्क कर सकते हैं। जैसे अब जैसे रेलवे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम है, अब ये ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में एक लोग काम करता है। उसके पोर्टल पर, उस कंप्यूटर पर कई सारे लोग एक बार में काम कर रहे होते हैं, तो उसकी इफिशियंसी को, उसकी मेमोरी को, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को, सारी चीजों को बढ़ाना पड़ेगा। जब सारी चीजें बढ़ाएंगे तो उसका साइज, उसका जो कैलकुलेटिंग स्पीड है, सारी चीजें बढ़ेंगी। तो ये सारे चीजें यूज होते हैं मेन फ्रेम में। तो ये जो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में जो इस्तेमाल होता है, दैट वन इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हो। अब सबसे लास्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है, क्या? जो फास्ट यानी कि स्पीड और फंक्शन के आधार पर इस सुपर कंप्यूटर को डिजाइन किया गया। These are the different type of computer that can be used for complex types of applications. यानी कि साइंटिफिक रिसर्च हो गया, वेदर फोरकास्टिंग हो गया, ठीक है, वेपन डिजाइनिंग हो गया, और भी तमाम तरीके से फील्ड्स हैं, वहां पर सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया। बात समझ में आ रही है? मतलब आप सुपर कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है आपका मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत अच्छे तरीके से यूज होने लगा है। साइंटिफिक रिसर्च भी आप कर सकते हो। तो इसका अगर ये फंक्शन आपको लेने हैं सुपर कंप्यूटर से, तो इसकी मेमोरी, पावर, स्पीड, इसका कैलकुलेटिंग क्राइटेरिया, सारी चीजों को बढ़ाना पड़ेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल्ड है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। इतना मुझे कमेंट में बताओ, इतना सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से कमेंट कर दो, यस यस यस, इतना सभी क्लियर हुआ कि नहीं? क्लास मंडे, वेंसडे, फ्राइडे चलेगी, बिल्कुल। बीच में एक रिवीजन लगा दिया करो। चलो भाई, रिवीजन का भी देख लेंगे। बाकी अब मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा एक चीज और बताऊंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो क्लास में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का चीजें आ रही हैं, यस 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 यस, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम इससे रिलेटेड कुछ कंप्यूटर फैक्ट जान लेते हैं, जो हो सकता है आपसे पूछ लिए जाए। सबसे पहले लिखा है इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। तो इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो क्या था? परम 8000, जिसने किसने डिजाइन किया था? सीडेक बाई पुणे, ठीक है, पुणे
यूनिवर्सिटी के द्वारा सीडेट ने डिजाइन किया था, इसका नाम था परम 8000। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय, जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा, तो वो रॉजर क्रे के द्वारा। ठीक है, ये सारी चीजें नोट करके रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें लेटेस्ट, द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, अगर हम भारत में बात करें कि सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर जो है वो भारत में कौन सा है अभी लेटेस्ट, बिल्कुल वो बताना है। जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ भारत का सबसे लेटेस्ट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, जल्दी से बताओ। अगर भारत के सबसे फास्टेस्ट और लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो उसका नाम है एरावत। क्या नाम है? एरावत, AIRAWAT। अब एरावत क्या है, तो AI से हो गया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI से हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, AI से हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आपका रावत यानी कि आर से हो गया, मैं सारी चीजें अलग अलग लिखे देता हूं, आर से हो गया आपका रिसर्च, ठीक है, इस ए से हो गया आपका एनालिटिक्स, और इस डब्ल्यू से हो गया आपका एनालिटिक्स एंड नॉलेज, ठीक है ना, इसको पूरा एक साथ में कर लो। और इस एमिनेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। आपसे सिर्फ नाम हो सकता है पूछ ले, तो भारत का सबसे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एरावत। बात समझ गए? ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस ऑल ओवर द वर्ल्ड 75th रैंक है इस सुपर कंप्यूटर की। अपने भारत के जो सुपर कंप्यूटर है एरावत, जो सबसे लेटेस्ट है, पूरे वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर में अगर तुलना की जाए तो ये 75th रैंक का आता है। चलिए भाई, अगला देखिए कंप्यूटर लिटरेसी। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर वॉज डेवलप्ड बाय, जो कंप्यूटर पहला प्रोग्राम था वो किसने डिजाइन किया था? लेडी एडा अगस्ता ने। भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि राइटिंग बड़ा खराब है, तो मैंने आपको पहले ही बताया थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, धीरे धीरे चीजें बेटर हो जाएंगी। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है पेंटैब से क्लास लेना, इससे पहले डिजिटल बोर्ड पे क्लासें होती थी, थोड़ा सा याद
याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर मेजर्स इन, सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है? फ्लॉप्स में मेजर की जाती है, FLOPS। फ्लॉप बोले तो फ्लोटिंग, मैं कोशिश करता हूं थोड़ा सा बेटर लिखने की, फ्लोटिंग पॉइंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, यानी कि सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। वहीं अगर हम फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर की बात करें, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है? साइमोर क्रे। तो ये कुछ फैक्ट थे जो आपको जानने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ लैंग्वेजेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी देर और बने रहिएगा। कुछ लैंग्वेजेस की बात करते हैं जो कभी कभी इस लैंग्वेजेस के फुल फॉर्म जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहां तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए, फॉरट्रेन क्या है? फॉरट्रेन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। फॉरट्रेन का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। वहीं अगर हम कोबोल की बात करें, कोबोल क्या होता है आपका? कॉमन, इसके फुल फॉर्म आपसे पूछ लिए जाते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अच्छा, अगर फॉरट्रेन की बात है, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ इसको किसने बना के तैयार किया था, ठीक है। किसने प्रिपेयर किया था फॉरट्रेन लैंग्वेज को? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। फॉरट्रेन फॉर्मूला ट्रांसलेशन को किसने बना के तैयार किया गया था? वहीं अगर हम एल्गोल की बात करें तो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है। ये ऐसी लैंग्वेज थी जहां पर एल्गोरिदम्स जो होते हैं किसी भी कंप्यूटर्स के, उनको परफॉर्म करने के लिए इस लैंग्वेज को प्रिपेयर किया गया था। बिल्कुल सही, SD जॉन वेकस, बिल्कुल सही बताया, ठीक है। फॉरट्रेन को किसने डेवलप किया था? जॉन बेकस ने, ये आप लिख लेना, जॉन बेकस ने। वहीं अगर हम SQL की बात करें तो SQL क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका इसको क्यों क्रिएट करना पड़ा, ठीक है? जो रिलेशनल डेटाबेस
मैनेजमेंट सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया गया। ध्यान रखिएगा, एसक्यूएल का किस में इस्तेमाल किया गया? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जब जरूरत पड़ी, यानी कि डेटाबेस में डेटा को मैनेज करने के लिए जब जरूरत पड़ी तो एसक्यूएल का इस्तेमाल किया गया। वहीं आगे बढ़ेंगे, एक्सएमएल। एक्सएमएल जो है वो आपका एक्सटेंसिबल, क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल, इसको आप स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, पूछा जाता है। एचटीएमएल क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कौन सी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, इसको किसने बना के तैयार किया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? एचटीएमएल को, एचटीएमएल को इंट्रोड्यूस किया था टिम बर्नर्स-ली ने। किसने? टिम बर्नर्स-ली ने। और इसीलिए इनको कहा जाने लगा फादर ऑफ एचटीएमएल। ठीक है, मींस जब भी वेब पेजेस का निर्माण होता है, ये लैंग्वेज किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? वेब पेज को बनाने के लिए। इसको, जो आपका इंटरनेट पर जो आप वेब पेजेस देखते हो, ठीक है, उनको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज को प्रिपेयर किया था जेम्स, सॉरी, सी नहीं, सी, ये जावा को प्रिपेयर किया था जेम्स गॉसलिंग ने। ठीक है, और जो सी लैंग्वेज है, सी को प्रिपेयर किया था किसने? डेनिस, बस इनके आप नाम याद रख लेना, डेनिस रिचेन, याद करिएगा। बात हुई क्लियर कि नहीं? एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एचटीएमएल जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया, और वहीं जो जावा है वो जेम्स गॉसलिंग, और जो सी लैंग्वेज है वो डेनिस रिचे। इतनी बात याद रखिएगा। वहीं सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बाजार ने शॉर्ट सब पीएचपी जो है वो रेसमस, लेडॉर्फ, पाइथन, ग्वेडवन, रेजम। बात समझ में आई कि नहीं? इसको भी इंपॉर्टेंट करिएगा, पाइथन। तो ये सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे प्रॉपर तरीके से। अब हम कुछ क्वेश्चंस की आगे बढ़ेंगे। इससे पहले यहां तक बताओ, किसी को कोई दिक्कत? सारी चीजें क्लियर हुई जो आज बताएंगी? पहली क्लास थी, थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम आगे सिलेबस में एंटर करते जाएंगे, वैसे चीजें आपकी और बेहतर होती चली जाएंगी।
जल्दी से बताओ, यहां से सब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? याद कैसे करें? याद के लिए देखो, अभी तो कुछ क्वेश्चंस के हिसाब से मैं करवाऊंगा, उसके बाद जो आपको नोट्स मिलेंगे उसको एक बार रिवाइज करते जाना, चीजें बेहतर ढंग से आपकी चलती रहेंगी। क्लियर है? चलो भाई आ जाओ, आगे देखो, कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम? एसएससी, सीजीएल, मेंस। याद रखने हैं, ठीक है? मैंने आपसे पहले ही बताया था कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो जनरेशन वाले पार्ट से जरूर पूछे जाते हैं। तो कह रहा है कि ट्रांजिस्टर का यूज कब किया गया, तो आप मैंने आपको बता रखा ट्रांजिस्टर का यूज कब किया गया, सेकंड जनरेशन। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ में किसका यूज किया गया? अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में किसका यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स। अब यही देखो रिवीजन होने लगा कि नहीं? थर्ड में अगर हम बात करें तो आईसी चिप्स, यानी कि इंटीग्रेटेड चिप्स का इस्तेमाल होने लगा। वहीं अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में आप मैंने बताया था एलएसआई हो गया, ठीक है, बीएलएसआई हो गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का इस्तेमाल होने लगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आस्काई। खूब पूछा जाता है ये फुल फॉर्म। आस्काई का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, आस्काई का फुल फॉर्म क्या है? आस्काई का फुल फॉर्म क्या होगा? कह रहा है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका सही है। आस्काई एक्चुअली है क्या? जब आप किसी भी प्रोग्राम को डिजाइन करते हो तो कंप्यूटर कोड्स को कैसे समझेगा, तो उसी कोड के कन्वर्जन के लिए, उसी कोड के इंटरचेंज करने के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया जिसका नाम रखा गया आस्काई। दैट वन इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन लेगा अपने हिसाब से उसको कैसे कोड में कन्वर्ट करेगा, तो वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आपका कोर्स कैसे करें सर? 20 में कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं सर इजीली? देखिए, मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, आप हमारे साथ इन सब चीजों के साथ बने रहिए। पहली बात, ये वाली लाइव क्लास, अगर आप बैच में इनरोल्ड हैं अच्छी बात, नहीं इनरोल्ड हैं तो इस क्लास में लाइव आइए। क्लास प्राइवेट हो जाएगी तो लाइव को जरूर देखना है। दूसरा, जो नोट्स मिलेंगे आपको उनको प्रेफर करना है। तीसरा, जो क्विज होगी एप्लीकेशन पे उसको प्रेफर करना है। चौथा, जो मैं पीवाईक्यू कराऊंगा सब
सबसे इम्पोर्टेंट, जब मैं पीवाईक्यू कराऊंगा, अभी बहुत ही जल्द हम लोग प्लान कर रहे हैं पीवाईक्यू कराने के लिए, किस तरीके से होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अगर आप मेरे साथ कर ले गए तो सब कुछ आप आसानी से कर पाओगे। जिन्हें हैंड राइटिंग से प्रॉब्लम वो सुनो अच्छे से और लिख लो अच्छे। सर नहीं, नोट्स जो हैं वो सिर्फ एप्लीकेशन में जो एनरोल्ड हैं बैच में उन्हीं के लिए है नोट्स। डाउट्स के लिए सर आप लास्ट में टाइम दे दीजिए प्लीज। बिल्कुल दे देंगे लास्ट में टाइम, पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं है। जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आपको कराया था, तो जल्दी से देखिए। पहला क्वेश्चन लिख रहा है बौद्धिक स्तर, दूसरा कह रहा है जवाबदेही, तीसरा कह रहा है बहुउपयोगिता, तीसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है कर्मठता। तो मैंने आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की बताई। अगर मैं पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, इसके आईक्यू की, तो आईक्यू देखो डिपेंड करता है। आईक्यू किसी भी व्यक्ति में जब होता है तो वो सही चीज को भी समझता है, कौन सी चीज सही है, और गलत को भी समझता है, कब किस टाइम पे किस बात का जवाब देना है, नहीं देना है। तो ये सारी चीजें क्या कंप्यूटर करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। कंप्यूटर में आप जो भी प्रोसेस करोगे, जो भी आप इनपुट दोगे, उसी का वो उसी के आधार पर रिजल्ट देगा। तो बौद्धिक स्तर जो है वो कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, नोट कीजिएगा। ठीक, जवाबदेही की बात कर लेते हैं। क्या कंप्यूटर की कोई जवाबदेही है? जैसे सपोज दैट आप शाम को आए, कंप्यूटर से कहा भैया हमारा ये 4 घंटे का काम है, ये करके रखना, मैं आपसे सुबह मिलूंगा। कंप्यूटर ने कहा हमारे साथ बैठ के करो, हमसे करवाओ, हम करते रहेंगे। अगर आप सोने चले गए, सोकर सुबह उठे, तो कंप्यूटर की कोई जवाबदेही नहीं होगी कि हमने काम किया या नहीं किया। तो ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पहला हो गया, दूसरा हो गया। बहुउपयोगिता बिल्कुल कंप्यूटर की बर्थ है। सभी लोग दे रहे हैं डी ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो इसकी नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? डी। ठीक है, ये कब पूछा गया है? ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। जो कि कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड है। आगे बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर आल्सो नोन एज नोटबुक? सीजीएल मेंस। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है कि नोटबुक को और किस नाम से जाना था, मैंने आपको बताया था। नोटबुक को आप किस नाम से जानते हो? लैपटॉप कंप्यूटर के नाम से भी जानते हो। बी ऑप्शन। अगला, which was the first programmable general purpose computer in the world? तो ये मैंने पहले आपको बताया था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर जो बना था वो कौन था?
ENIAC था। अब जल्दी से इसका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिख दो। सही आंसर क्या हो जाएगा? ENIAC। बिल्कुल सही आंसर है ENIAC। विश्व का पहला प्रोग्रामेबल सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC था। अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। हु क्रिएटेड एनालिटिकल इंजन, वन ऑफ द अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस। तो एनालिटिकल इंजन किसने तैयार किया था? चार्ल्स बेबेज ने तैयार किया था। और इन्होंने एक और किया था, दैट वन इज डिफरेंस इंजन। बात समझ में आ गई? देखो, जो चीजें पूछी जाती हैं उसी के आधार पर मैं कोशिश करके ले चल रहा हूं, आपको कुछ बताऊं। अब फादर ऑफ कंप्यूटर आपसे कभी नहीं पूछेगा। बात समझ में आएगी नहीं? जो चीजें पूछी जा रही उसी के आधार पर आपको चीजों को लेकर चला जाएगा। आगे बात करें, कह रहे कंप्यूटर इज ए डम्ब मशीन एंड इट कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। ये स्टेटमेंट लिखा है, कह रहा कंप्यूटर एक गूंगा मशीन है और एक उपयोगकर्ता के निर्देश के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। अब ये स्टेटमेंट किस कैरेक्टरिस्टिक में जाता है ये आपको देखना पड़ेगा। एक कथन निम्नलिखित में किस कंप्यूटर की विशेषता को संदर्भित करता है? यानी कि सबसे पहला लिखा हुआ है कि नो IQ। अब जब IQ नहीं होगा, जैसे कोई व्यक्ति होता है बिल्कुल थोड़ा सा ज्ञान नहीं है उसके पास, चीजों से कुछ पूछो कुछ बोलता ही नहीं, चुपचाप खड़ा रहता है, तो लोग कहने लगे बिल्कुल IQ 0 है क्या? क्या कह देते हैं? IQ 0 है क्या? तो वही स्टेटमेंट यहां पर फिट बैठ रहा है, यानी कि इसके अंदर कोई IQ वाली क्वालिटी नहीं है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। कह रहा कोबोल, फॉर्ट्रैन एंड सी आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये किस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं? मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर क्या है? प्रोसीजर ओरिएंटेड। यानी कि जैसे जैसे जरूरत पड़ती रही, जैसे अगर मैं फॉर्ट्रैन की बात करूं तो ये साइंटिफिक एंड न्यूमेरिकल कॉम्प्यूटेशंस के लिए इसका यूज किया गया। बात समझ में आ रही है भाई? कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, मतलब जो जिसका पर्पस था उसी के आधार पर। जैसे सी है, आजकल जो वेब डिजाइनिंग हो रही है, सी लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया। ये सारी लैंग्वेजेज जो आजकल वेब डिजाइनिंग में, गेमिंग में, तमाम तरीके फ्लिपकार्ट जो वेबसाइट बनती हैं, जितनी भी ई मार्केटिंग वाली साइट्स हैं, सभी में इसका भरपूर इस्तेमाल होता है। तो ये सारी की सारी लैंग्वेजेस कैसी हैं?
प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। बात समझ में आई? अगले देखते हैं। अगर जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसको डिस्कस किया था मैंने? अभी आपको बताया था, जेम्स गॉसलिंग ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं करता है? जल्दी से बताएंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? देखिए, कंप्यूटर के अगर हम कार्य की बात करेंगे, बिल्कुल इनपुट लेता है, ये कंट्रोल करता है चीजों को, डेटा को कंट्रोल करेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट भी करेगा, लेकिन क्या उसके अंदर समझ की है कोई क्वालिटी? उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है? नहीं है। ठीक है, तो ये क्वालिटी उसकी गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ई। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, जो डाटा प्रोसेसिंग है उसका अर्थ क्या है? कह रहा है वेयर हाउसिंग डेटा, स्टोरिंग डेटा, गेटिंग इंफॉर्मेशन फॉर यूज, या एनालाइज ऑफ इंफॉर्मेशन। जब हम डेटा प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो पर्टिकुलर डेटा एक अच्छा डेटा क्यों? गुड डेटा आप किस डेटा से समझते हो? जो आपको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, जो आपका यूज है, उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। मींस जो आप काम करना चाह रहे हो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाए, तभी तो वो एक अच्छा डेटा प्रोसेस कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर। बहुत लोग फंस गए भाई इसमें। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब होगा। गेटिंग इंफॉर्मेशन फॉर यूज, एनालाइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब होगा। नहीं भाई, क्लियर तो है। चलो ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, जो आज जनरेशन चल रही है, यानी कि फिफ्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज हो रहा है? क्या HSIC, क्या MSIC, या VLSI, या ULSI? बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ULSIC जो है वो इस समय यूज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा छोटा करके इंटीग्रेटेड चिप को एज ए प्रोसेसिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाने लगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? तो यहां तक आप लोग जुड़े रहे अंत तक, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं कि थोड़ा धैर्य आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट के लिए। बाकी सारी चीजें आपको बहुत अच्छे ढंग से मिलेंगी। ये आज पहली क्लास थी, थोड़ा इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है कि
कुछ क्वेश्चन भी इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, भूमिका बनाना जरूरी है। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से मिलेंगी। जिन लोगों ने क्लास इससे पहले ली होगी तो उन लोगों को प्रॉपर तरीके से पता हुआ होगा जो दिल्ली पुलिस का एक बार एग्जाम हुआ था, ठीक है, 10 में से 10 बच्चे मार के आए थे, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट, मोस्टली स्टूडेंट, कोई 8 9 सारे क्वेश्चन क्लासेस से उनको मिले थे। तो आई होप यहां तक आपको जितनी भी चीजें आज की क्लास में कराई आपने बहुत अच्छे तरीके से की। और अब हम लोग मिलेंगे वेडनेसडे को एक नए टॉपिक के साथ जो और इंटरेस्टिंग होगा। थोड़ा बात समझ गए। अब एप्लीकेशन में आपको क्या मिलेगा, इसके नोट्स मिल जाएंगे और इसकी एक क्विज भी मिल जाएगी, वो आप लगा लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग जल्दी ही पीवाईक्यू पर प्लान कर रहे हैं, तो पीवाईक्यू भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो चलिए भाई, कैसी रही आज की क्लास? कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लेते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग वेंसडे को। गुरुजी चरण स्पर्श आरआरबी में हो जाएगा ना कंप्यूटर? देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। मैं यहां पर जैसे बिल्कुल उसी तरीके से लेके चलूंगा जिस आधार पर एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं 2022 में और 2023 में। सर हैंड रिटन, बिल्कुल हैंड रिटन नोट मिलेंगे आपको। कॉन्फिडेंस आ जाए बस कंप्यूटर में, बिल्कुल आएगा। थोड़ा सा बने रहिए आप मेरे साथ, जरूर आएगा आपको कॉन्फिडेंस, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। आप लास्ट में जब पूरी क्लासेस को कंप्लीट कर लोगे तो कंप्यूटर में आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बूस्ट अप होगा। सर कितनी क्लासेस होंगी? वीक में 3 क्लासेस रहेंगी। थैंक यू सर। ओके सर, बैच पे रिकॉर्ड, बिल्कुल बैच पे रिकॉर्डेड क्लास चली जाएगी। सर जी याद कैसे रखें? याद कैसे रखें? पढ़ो, रिवाइज करो, बार बार कैसे करोगे? थैंक यू सर, बिल्कुल बने। चलिए भाई ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, अंत तक बने रहे। एक बार फिर से हम लोग मिलेंगे वेडनेसडे को एक नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वहां पर हम लोग और सारी चीजें सीखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सेशन को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, ये लाइक और आपका एक प्यारा सा कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।